मेरा नाम रिचा है। मेरा पति विदेश जाने लगा तो अपनी 15 साल की बहन की जिम्मेदारी मुझे सौंपकर चला गया था। मैंने उसकी जल्द ही एक गरीब बूढ़े आदमी के साथ शादी करवाकर उसे चलता कर दिया था और पति को बताया कि मैंने तुम्हारी बहन की शादी बहुत अमीर परिवार में कर दी है। मेरा पति ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ था। फिर जब मुझे पता चला कि मेरा पति वापस आ रहा है, तो मैंने घर में नौकरों से कह दिया था कि खबरदार, मेरी नंद को आज घर में ही हरगिज मत आने देना, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो फटे पुराने कपड़ों में यहाँ आए और तमाशा बनाए। इस तरह रात को जब मेरा पति आया तो मुझे बोला कि तुम्हारे लिए बाहर स्पेशल वाला गिफ्ट लाया हूँ। मैं बहुत ही खुश हुई और जब मैंने गिफ्ट खोला तो मेरी चीख निकल गई। मैं भागने लगी, मगर मेरे पति ने, जब वो विदेश जा रहा था, उसने मेरी तरफ देखा। उसकी वही नज़रें जो कई सालों से मेरा सब कुछ थीं। उस दिन उसकी आंखों में बस एक ही परेशानी थी, उसकी छोटी बहन, वो बच्ची जिसे उसने अपने माता पिता की मौत के बाद माँ और बाप दोनों बनकर पाला था। वो मुझे उसकी तरफ इशारा करके बोला कि ये तुम्हारी अमानत है। मेरी गैर मौजूदगी में इसके माँ बाप अब सब तुम ही हो। बस तुम इसे संभाल लेना। मैंने आंखों में कुछ कतरे सजाकर हाँ कर दी। शायद वो यही समझ रहा था कि मैं सच में उसकी बहन को जान से ज्यादा समझूंगी, लेकिन नहीं, मेरे दिल में तो कुछ और ही चल रहा था। उसके जाने के बाद घर का सुकून कुछ दिनों तक बोझल सा लगा। लड़की खामोशी से मेरे साथ किचन में घूमती थी, कभी सवाल करती थी, कभी हाथ बटाने की कोशिश करती थी। शुरू शुरू में मैंने उसे बहुत बर्दाश्त किया था, फिर वो मुझे बोझ लगने लगी थी। एक दिन उसने कहा कि भाभी, भैया का फोन आए तो मुझे जरूर बुला लेना, मुझे उनसे बात करनी है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि मुझे उनसे अपनी पढ़ाई के बारे में पूछना है। उसकी सादगी पर मुझे हंसी आती थी। मैंने हंसते हुए कहा कि अभी तुम छोटी हो, मगर घर के काम सीख जाओ, पढ़ाई बाद में हो जाएगी। उसकी आंखों में मासूम सवाल तैर गए थे, जो मैंने अगले ही लम्हे नज़रअंदाज कर दिए थे। पहली बार मैंने उसे खाने से मना किया था। खाने की टेबल पर सबके लिए एक जैसा खाना होता था, मगर उसके सामने बचा कुचा ठंडा खाना रखा जाता था। नौकरानी अगर बीच में इंटरफेयर करती तो मैं उससे कहती कि देखो, इस लड़की की तो सिंपल जिंदगी की आदत डालनी ही है। ज्यादा नखरे करवाऊंगी तो कल को मेरे ही मुंह पर चढ़ जाएगी। मगर बच्ची कुछ नहीं कहती थी। उसका नाम पिंकी था। वो सिर्फ नजर झुका लिया करती थी। पिंकी ने एक दिन मोबाइल निकाला और कहने लगी कि भैया से बात करनी है। मैंने कहा कि मोबाइल मुझे दे दो, वैसे भी तुम्हारे भैया बहुत बिजी हैं। मेरे पास अभी उनसे तुम्हारी बात करवाने का टाइम नहीं है। उस रात मैंने उसका पुराना मोबाइल निकालकर तोड़ दिया और कांटेक्ट का हर रास्ता बंद कर दिया। कुछ दिनों के बाद वो स्कूल जाने की जिद करने लगी। उसका कहना था कि भैया ने कहा था कि मेरी पढ़ाई रुकेगी नहीं। मैंने सख्त शब्दों में जवाब दिया कि तुम्हारे भैया बाहर हैं और घर की सारी जिम्मेदारी मेरे हाथ में है। जैसा मैं कहूंगी वैसा ही होगा। इस पर उसकी जुबान बंद हो गई थी, लेकिन आंखों में वो सवाल जैसे जम सा गया था। एक दिन मैंने नौकरानी को बुलाया और कहा कि पिंकी को किचन की सफाई, बाथरूम धोना, झाड़ू लगाना, सारे काम सिखाओ। ये काम करेगी तभी कुछ बनेगी। नौकरानी ने हिचकिचाते हुए पूछा कि मालकिन, ये तो बच्ची है, अभी भला ये क्या काम करेगी। मैंने उसे फौरन ही घूर कर देखा और कहा कि ये सब उसकी परवरिश का हिस्सा है, और वैसे भी घर में रहकर मुफ्त की रोटी तोड़ने से तो बेहतर है कि कुछ सीख ही ले। पिंकी दिन ब दिन खामोश होती जा रही थी। पहले वो मुझसे बातें करती थी, अब सिर्फ मेरी आंखों से हुक्म पड़ती थी और सर झुकाकर काम किया करती थी। एक रात मैंने उसके कमरे की लाइट ऑफ करने के बाद खिड़की से झांक कर देखा तो वो अपने भाई की तस्वीर हाथ में लेकर चुपचाप बैठी रो रही थी। मैंने दरवाजा खोला और कहा कि ये क्या नाटक है, क्या कर रही हो? सोने का टाइम है और ये रोना धोना बंद करो। तुम्हें अपने भैया की फिक्र है तो काम में ध्यान दो, वो तुम्हारी ऐसी हरकतों से खुश होंगे। उसने जल्दी से अपनी आंखें साफ कर ली थीं और बिस्तर पर लेट गई। अगली सुबह उसने नाश्ता बनाया, मेरी मदद की, लेकिन चेहरे पर थकान और दिल में कंफ्यूजन साफ नजर आ रही थी। जब वो किचन से बाहर निकली तो नौकरानी ने मुझसे कहा कि मालकिन जी, पिंकी तो बहुत ही खामोश हो गई है, उसका दिल बहुत उदास है। मैंने सख्ती से कहा कि दिल दुखे या टूटे मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, घर का काम ठीक होना चाहिए बस। इसके बाद मैंने नौकरों को हुक्म दिया था कि अगर वो लड़की कुछ उल्टा सीधा करे तो मुझे फौरन खबरदार कर देना। मेरे लिए वो कोई अमानत नहीं रही थी, बस एक जिम्मेदारी थी जिससे मुझे छुटकारा हासिल करना था। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो शायद उस दिन से मेरे पापों की शुरुआत हुई थी। उस दिन से जिस दिन मैंने उसकी तरफ बढ़ा हुआ हाथ थामकर उसे माँ बनकर संभालने का वादा किया था,
और अगले ही लम्हे उस वादे को तोड़ दिया था। उस दिन दोपहर को मैं किचन में बैठी चाय पी रही थी, जब मोहल्ले की एक सबसे ज्यादा बातें करने वाली औरत शिल्पा जी आईं, जिसे दूसरों के घरेलू मामलात में टांग अड़ाने का बहुत शौक था। वो बैठते ही कहने लगी कि मुझे तुमसे एक बात कहनी है, लेकिन दिल बड़ा करना पड़ेगा। मैंने कहा, बताओ क्या बात है, मैं सुन रही हूँ। उन्होंने चाय का घूंट लेकर कहा कि एक बूढ़ा जान पहचान का है, उसकी पत्नी मर चुकी है, अकेला है, उसे घर संभालने वाली पत्नी चाहिए। तुम्हारी नंद को वैसे भी यहाँ कोई खास काम तो है नहीं, तुम्हारे लिए बोझ ही है, क्यों ना। मैंने बात काटते हुए कहा, उम्र क्या है उसकी। उन्होंने कहा कि लगभग 60 साल के आसपास होगी, मगर घर उसका है, गाड़ी भी है, अकेला है, तुम्हारे लिए भी आसानी हो जाएगी, पुण्य का काम है। मैंने चुपचाप सर हिला दिया था, जैसे कुछ सोच रही हूँ, मगर अंदर ही अंदर दिल में एक फैसला कर चुकी थी। अगले दिन मैंने पिंकी को नाश्ता बनाने का कहा। वो जैसे ही प्लेट टेबल पर रखकर जाने लगी, मैंने कहा, इधर बैठो, तो वो खामोशी से मेरे पास बैठ गई थी। मैंने कहा, तुम्हारी किस्मत खुलने वाली है, तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है, बहुत ही अच्छे घर का है और बहुत ही शरीफ लड़का है। वो मेरी बात सुनकर एक पल के लिए हैरानी से मेरी तरफ देखने लगी थी, फिर बोली, भैया को अपने इस बारे में बताया है भाभी? वो कहते थे कि मेरी शादी वो खुद करेंगे। मैंने हंसते हुए कहा कि यही तो सरप्राइज है तुम्हारे लिए, वो वापस आकर खुश हो जाएंगे। उसने सर झुका लिया था और सिर्फ इतना कहा कि अगर आपको ठीक लगता है तो ठीक है भाभी। मैंने अगले ही दिन शादी की तैयारी शुरू कर दी थी। न किसी रिश्तेदार को बुलाया था, न किसी मोहल्ले वाले की परवाह थी। शिल्पा जी पंडित जी को ले आई थी और फिर इस तरह मैंने पिंकी को अच्छी तरह से तैयार कर दिया था। मैंने उससे कहा था कि तुम घूंघट में ही रहना, किसी के सामने घूंघट मत खोलना, इसमें तुम्हारी ही भलाई है। उस दिन उसके होठ बंद हो गए थे और आंखों में उलझन थी, मगर उसने सवाल नहीं किया। शादी की रस्म इतनी सिंपल थी कि जैसे कोई सौदा तय हो रहा हो। सब कुछ खामोशी से हो गया था। बूढ़े ने हाथ बढ़ाया तो पिंकी ने झिझककर अपना हाथ पीछे हटाना चाहा। मैंने उसके कंधे पर दबाव डाला और कहा कि ये तुम्हारा भाग्य है, शुक्र करो कि इज्जत से तुम्हारी शादी हो रही है। उसकी शादी संपन्न हो चुकी थी और अगले ही घंटे पिंकी को उसके नए घर भेजने की तैयारी शुरू हो गई थी। उसी शाम जब मैं उसका सामान पैक कर रही थी, वो पास बैठकर खामोशी से मुझे देखती रही, फिर धीरे से कहने लगी कि भाभी, एक बार भैया से बात करवा दो, सिर्फ एक बार। वो मेरी शादी की खबर सुनकर खुश हो जाएंगे। मैंने उसे टोकते हुए कहा कि मैं उन्हें खुद बता दूंगी, इस समय इस बारे में बात करना ठीक नहीं है। कल वो खुद फोन करेंगे और वही तुम्हें आशीर्वाद देंगे। उसने कोई बहस नहीं की थी, बस सर झुकाकर बैठ गई थी। जैसे ही वो गाड़ी में बैठने लगी, उसने अपने भाई का नंबर मिलाया। मैंने फौरन उसके हाथ से फोन छीन लिया था और कहा कि तुम्हें अभी तक समझ नहीं आई है, ये तुम्हारी नई जिंदगी है, पुरानी बातें भूल जाओ। भाई की मोहब्बत में जो कुछ मिला था वो सब कुछ खत्म हो चुका है। वो दंग रह गई थी, खामोशी से बैठी रही और फिर गाड़ी का दरवाजा बंद हुआ और वो खामोशी से निकल गई थी। 2 दिन के बाद उस बूढ़े की बेटी घर आई और मुझसे कहने लगी कि आपने मुझे नहीं बताया था कि ये लड़की इतनी छोटी है, न उससे खाना बनाना आता है, न अपना मुंह खोलती है। पिताजी को तो उससे बात करना भी मुश्किल लगता है। मैंने हंसते हुए कहा, शुरू में सारी लड़कियां ऐसी ही होती हैं, धीरे धीरे सब सीख जाएंगी। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि वो वहीं पर सेट हो जाए, कभी वापस ना आए, बस अब वो हमारे रास्ते से हट गई है। उसके बाद मैंने उसका नंबर भी ब्लॉक कर दिया था। शिल्पा जी ने कहा कि क्या सच में कोई एतराज नहीं हुआ पिंकी को? मैंने कहा, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि वो तो बहुत खुश है, और अगर कुछ हुआ भी तो मुझे क्या, मेरी जिम्मेदारी तो खत्म हो गई है। मैंने अपने पति को अगले ही दिन फोन किया और बड़ी खुशी से बताया कि आपकी बहन के लिए एक अच्छा रिश्ता आया था। मैंने तुम्हारी बहन की शादी कर दी है, बहुत अच्छे और शरीफ लोग हैं। उन्होंने खुश होकर कहा कि चलो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुमने मेरे गैर मौजूदगी में जो मेरी बहन के साथ किया, उसका बदला मैं कभी नहीं दे सकता। मैंने झूठ के अंदर सुकून तलाश करने की कोशिश की थी, लेकिन अंदर कहीं एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ गलत हो चुका हो, जिसे ठीक करने का कोई रास्ता नहीं बचा हो। दोपहर के समय मेरे मोबाइल पर वीडियो कॉल आई थी। विदेश के नंबर को देखकर मेरा दिल धड़क गया था। मुझे चेहरे पर सुकून भरी नरमी लानी पड़ी, मगर दिल बेफिक्र नहीं था। मेरे पति चेतन ने हंसते हुए पूछा कि कैसी हो तुम, और सब ठीक है ना? मैंने सर हिला दिया था। फिर वो असल बात पर आ गए थे। उन्होंने कहा, और मेरी बहन पिंकी, वो कैसी है? वो अपनी ससुराल में खुश है ना? मैंने एक लम्हे को सांस रोकी, फिर मुस्कुराकर कहा कि तुम बेकार में फिक्र मत करो, वो बहुत अच्छी जगह विदा हुई है, बहुत ही अमीर लोग हैं, इज्जत और दौलत सब कुछ है उन लोगों के पास।
वो रोज़ आपके लिए प्रार्थना करती है, आपको याद करती है और आपका नाम लेती है। उन्होंने स्क्रीन की दूसरी तरफ से अपनी आंखें बंद कर ली थीं और लंबी सांस ली। कहने लगे कि चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। कॉल बंद होने के बाद मैंने लैपटॉप को खोला, सच के हर दरवाजे को बंद करने के लिए। अब झूठ का पूरी तरह से इंतजाम करने की ज़रूरत थी। मैंने अलग-अलग वेबसाइट से अमीर परिवारों की लड़कियों के फ़ोटो डाउनलोड किए। कोई फाइनल फंक्शन में तो कोई यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रही थी। किसी के हाथ में फूल था तो किसी के कंधे पर शॉल, सब कुछ मेरे काम का था। और इन फोटोज़ पर मैंने अपनी नंद के चेहरे की फ़ोटो एडिट कर दी थी। मैंने पिंकी के नाम से एक फ़र्ज़ी सोशल मीडिया प्रोफ़ाइल बनाई थी। उसमें ऐसे कैप्शन लगाए कि जैसे वो सच में किसी अमीर परिवार की बहू हो। किसी में लिखा कि मेरे भैया के सपने सच हो गए, तो किसी में लिखा कि सोशल वर्क की शील्ड मिली, भैया के सपने हकीकत बने। और साथ ही वो फ़ोटो अपलोड कर दी। 1 घंटे में पूरी तरह से नकली ज़िंदगी ऑनलाइन हो चुकी थी। अगले दिन मैंने वीडियो कॉल पर प्रोफ़ाइल अपने पति को दिखाया। उन्होंने फ़ोटो देखकर आंखें फाड़ दीं। उन्होंने कहा कि ये मेरी बहन है। मैंने सीरियस होकर कहा कि हाँ, वक्त बदल गया है। उसने अपने आप को सँवारा। उसका पति उसे बहुत सपोर्ट करता है। देखो उसकी फ़ोटो एक अखबार में भी छपी हुई है। चेतन तो बहुत खुश हुए थे। तस्वीर की स्क्रीनशॉट लेकर उन्होंने अपने पास सेव कर ली थी। उसी शाम सोशल मीडिया पर फ़ोटो देखकर एक और करीबी रिश्तेदार का फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि बेटी के लिए भी उस जैसा रिश्ता ही देखना। ज़रा पिंकी के पति का बैकग्राउंड तो बताओ। मैंने मजबूती से हंसी-हंसी और जवाब दिया, वो मुंबई में रहती है। काफ़ी अच्छे और पढ़े लिखे शरीफ लोग हैं। उनका बहुत बड़ा बिजनेस है। वहाँ जाकर सब कुछ संभाल लिया है। उन दिनों मैंने पिंकी के फर्जी पति का भी प्रोफाइल बनाया। उसमें उसकी कीमती गाड़ियाँ, घड़ियाँ ब्रांडेड कपड़ों में दिखाई। मैंने पिंकी का फर्जी इंटरव्यू भी तैयार कर लिया था, जिसमें वो महिलाओं की आज़ादी पर बात कर रही थी। वीडियो एडिटिंग का एक सस्ता ऐप डाउनलोड किया और एक क्लिप तैयार कर लिया था। मैंने मोहल्ले में भी बातें फैलानी शुरू कर दी थी। कहीं बाहर जाती थी तो 1-2 औरतों को कान में बताती थी कि तुम्हें पता है, मेरे नंद का पति बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। अब वो इंडिया में नहीं रहती, बस बल्कि अब लंदन चली गई है। घर में मौजूद नौकरों को भी अच्छी तरह से सलाह देती थी कि अगर कोई भी पिंकी के बारे में पूछे तो सिर्फ इतना कहना कि मालकिन जी ने उन्हें मॉडर्न फैमिली में विदा किया था। उसकी कभी-कभी कॉल आती है, लेकिन वो बहुत बिजी रहती है। उसी दौरान मैंने पिंकी की असल हालात के बारे में सब दरवाजे बंद कर दिए थे। उसका पुराना मोबाइल पहले ही तोड़ा जा चुका था। अगर कभी उसका मैसेज कहीं से आया भी तो मैंने फौरन नंबर ब्लॉक कर दिया था। एक दिन शिल्पा जी आई और कहने लगी कि सुना है, पिंकी अब बोलती भी नहीं है। बस छत के एक कोने में बैठी रहती है, खाना भी नहीं खाती है, जवाब भी नहीं देती है। मैंने सर झटका और कहा कि शुरू में सब लड़कियां ऐसा ही करती हैं, 1-2 थप्पड़ खाकर सीधी हो जाएगी। शाम को जब मेरे पति का दोबारा फ़ोन आया तो उन्होंने कहा कि काश मैं वो सारी तस्वीरें खुद देख सकूं। मैं वीडियो कॉल पर अपनी बहन से बात करना चाहता हूं। मैंने जल्दी से जवाब दिया कि अभी वो एक वर्कशॉप में गई हुई है, मोबाइल नहीं रखा वहां। जैसे ही वो घर आती है, मैं उसकी आपसे बात करवाती हूँ। फ़ोन बंद होते ही मैंने प्रोफाइल पर एक विदेशी वर्कशॉप की और एक जाली पोस्ट लगा दी थी और फिर फ़ोटोज़ गूगल से लिए और लिखा कि सोशल वर्क के लिए और अगली वर्कशॉप का इंतज़ाम। उन दिनों मेरी सच्चाई का डर भी दब चुका था। मुझे पूरा यकीन हो गया था कि मैंने हर सुराग साफ कर दिया है। पति, रिश्तेदार, मोहल्ले वाले सब अब मेरे हाथ में थे। घर में दोपहर की खामोशी थी। मैं अपने कमरे में बैठी नए पर्दे देख रही थी कि दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। नौकर ने कहा कि मालकिन, बाहर कोई लड़की है, फटे पुराने कपड़ों में भीगी हुई। वो कुछ कह भी नहीं रही। मैंने हैरानी से पूछा, उसका नाम क्या है? नौकर ने बताया कि लगता तो ऐसा है जैसे पिंकी मैडम जी हैं, लेकिन पहचानी नहीं जा रही। मैं बाहर आई तो वो पिंकी ही थी। उसके गले में दुपट्टा नहीं था, कपड़े कीचड़ से भरे हुए थे। पाँव नंगे थे और बाजू पर निशान थे, जैसे किसी ने उसे मारा हो। वो नज़र झुकाकर मेरे दरवाजे के सामने खड़ी थी। मैंने अंदर ही अंदर दांत पीसे और फौरन नौकर को आंख से इशारा दिया कि दरवाज़ा बंद रखो और ज़्यादा शोर करे तो गुस्से से कह देना, यहाँ जगह नहीं है। वो कुछ कहे बिना ज़मीन पर बैठ गई थी। बारिश होने लगी थी। मैंने खिड़की के पर्दे खींचकर बाहर झाँक कर देखा तो वो अपनी गोद में सर रखे खामोशी से बैठी हुई थी, जैसे उसका शरीर तो यहाँ हो मगर जान कहीं और हो। मैं कमरे में वापस आ गई थी, लेकिन दिल अजीब सा बेचैन हो रहा था। मैंने टीवी खोला, चैनल बदलकर सीरियल लगा लिया था। आवाज़ तेज कर ली थी और खुद को बिजी रखने लगी थी। शाम के समय मोहल्ले की एक औरत ने दरवाज़ा खटखटाया। कहने लगी कि तुम्हारी नंद दरवाजे पर बैठी हुई है और तुम उसे अंदर नहीं ले रही हो, लोग बातें कर रहे हैं। मैंने सख्ती से कहा कि वो मेरी नंद नहीं रही,
उसकी शादी हो चुकी है। अब उसका पति जाने और वो जाने, हमारा उससे कोई संबंध नहीं है। उस रात जब बारिश हुई तो वो भीगते हुए वहीं बैठी रही थी। न किसी से कुछ कहा, न दरवाज़ा खटखटाया। नौकर ने आकर कहा कि मालकिन जी, अगर पिंकी मर गई तो परेशानी हो जाएगी। कम से कम इसे चाय ही दे देता हूँ। मैंने गुस्से में कहा, मैंने कहा ना कि वो अब हमारी नहीं है। अगर जिंदा रही तो खुद चली जाएगी। रात के समय मैंने खिड़की से फिर से झाँक कर देखा तो वो अपनी बाहों में सिमटी हुई थी। दीवार से टेक लगाकर आंखें बंद करके बैठी हुई थी। बारिश रुक चुकी थी, मगर उसका शरीर कांप रहा था। मैंने पर्दा ढक दिया और लाइट ऑफ करके सोने चली गई थी। अगली सुबह जब मैं उठी तो दरवाजे के पास वो नहीं थी। मैंने नौकर को भेजा तो उसने बताया कि वो दिन निकलने से पहले ही यहाँ से चुपचाप उठी और बिना कुछ कहे कहीं चली गई थी। मैंने सुकून का सांस लिया था, लेकिन फौरन अपने मोबाइल से उसके पति को मैसेज भेजा कि अपनी पत्नी को संभालो, अगर दोबारा यहाँ पर आई तो पुलिस को बुला लूंगी। मेरे दरवाजे पर तमाशा नहीं होना चाहिए। दोपहर को उसका पति खुद आया। दरवाजे पर आकर कहने लगा, वो आई थी क्या? घर से 2 दिन से गायब है। वो सब कुछ मुझ पर डाल गई है। अगर आई हो तो बता देना। मैंने दरवाजे के पीछे से कहा कि हाँ, वो आई थी। 2 दिन पहले मैंने उसे निकाल दिया। ये घर उसका नहीं था। उसका पति थोड़ी देर खामोश रहा, फिर चला गया। उसी दिन शाम को शिल्पा जी ने फोन किया। कहने लगी कि सुना है तुम्हारी नंद भागकर वापस आ गई थी। मोहल्ले में बातें हो रही हैं। मैंने सख्त शब्दों में जवाब दिया कि भाभी, नहीं, वो भागने लगी थी। हमने उसे रोक दिया था। उसके पति के साथ वापस भेज दिया। उन्होंने हंसी रोककर कहा कि बस ये लड़कियां भी न अपनी जगह समझती हैं और ना ही भाग्य। कुछ दिन के बाद जब मैं बाजार गई तो रास्ते में एक बूढ़ी औरत ने मुझे रोककर पूछा कि बहन, वो छोटी लड़की कहाँ गई जो आपके साथ रहती थी? बड़ी शरीफ लड़की थी। मैंने मामूली सा जवाब दिया कि ऊपर वाले ने उसके नसीब खोल दिए, बहुत खुश है अपनी ससुराल में। रात को जब मैं बिस्तर पर लेटी, खिड़की से बाहर देखा तो लगा जैसे कुछ याद आने लगा हो। वो बारिश की रात, उसका भीगा हुआ शरीर, खून से जख्मी पैर, खामोशी से उसका बैठा रहना, सब एक मूवी की तरह मेरे दिमाग में चलने लगा था। मैंने करवट ली, लाइट बंद की और दिल में सोचा कि जो होना था हो गया। उसने खुद ही जिंदगी से हार मान ली है। मैंने तो सिर्फ दरवाज़ा बंद रखा था। रात के 2 बजे मोबाइल की घंटी बजी। मैं नींद में थी, लेकिन इस समय फ़ोन का आना थोड़ा बेमतलब सा होता है। दिल घबरा सा गया था। स्क्रीन पर नया नंबर था। मैंने सोचा शायद बाहर से मेरे पति की कॉल आई होगी, लेकिन जैसे ही मैंने कॉल उठाई, दूसरी तरफ पिंकी की कांपती हुई और बुझी हुई आवाज़ सुनाई दी थी। उसने कहा कि भाभी, मैं हूँ। भाभी, बस एक बार मेरी भैया से बात करवा दो। मुझे मरने से पहले उनसे मिलना है। उसकी बात सुनकर जैसे कुछ लम्हे के लिए मेरी सांसें रुक गई थी, लेकिन मैंने फौरन खुद को संभाला था। मैंने कहा, तुम अब इस काबिल नहीं रही हो कि तुम्हारी उनसे बात करवाई जाए। तुम्हारे भैया अब तुम्हारे कुछ नहीं लगते। जो तुम्हारे भाग्य में था वो तुम्हें मिल चुका। अगर इधर आने की कोशिश की तो मैं तुम्हें खुद पुलिस के हवाले कर दूंगी। तुम्हें मेरी कसम है, दोबारा इस नंबर से फ़ोन आया तो बहुत बुरा होगा। दूसरी तरफ पूरी तरह से खामोशी छा गई थी, जैसे सांस भी रुक गई हो। फिर बहुत धीमी सी आवाज़ आई, भाभी, सिर्फ एक बार भैया से बात करवा दो। मैंने बिना एक और शब्द सुने फ़ोन काट दिया था और उसी समय नंबर ब्लॉक कर दिया था। कुछ लम्हे कमरे में खामोशी रही। अंधेरे में उसकी आवाज़ गूंजती रही। मैंने तकिए से मुंह छुपाकर अपनी आंखें बंद कर ली थीं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। सुबह होते ही मैंने नौकर को बुलाया और सख्ती से कहा कि सुनो, अगर वो लड़की कभी इस घर के आसपास भी नजर आ जाए तो दरवाजे के बाहर से ही उसको भगा देना। उसके लिए अब यहाँ पर कोई जगह नहीं है। नौकर ने सवाल करते हुए अंदाज में मुझे देखा था, फिर सर झुका लिया था। कहने लगा कि मालकिन जी ऐसा ही करेंगे। मैंने आगे कहा कि अगर उसने किसी से बात करने की कोशिश की तो सीधा मुझे खबर कर देना। वो चुपचाप चला गया था। अगले ही दिन दोपहर में मेरे पति का फ़ोन आया। वो बहुत ही खुश मूड में लग रहे थे। उन्होंने कहा कि मेरी छुट्टी अप्रूव हो गई है, अगले महीने ही आ रहा हूँ। मैंने मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, इसका तो हम सब इंतज़ार कर रहे थे। फिर से उन्होंने वही सवाल दाग दिया। कहने लगे, वैसे तुमने कभी मेरी बहन से मेरी बात क्यों नहीं करवाई? वो तो मुझे फ़ोन भी नहीं करती। मैंने फ़ौरन मुस्कुराकर झूठ बोल दिया, अरे वो बहुत बिजी रहती है, कभी वर्कशॉप में, कभी सोशल वर्क में, कभी अपने पति के साथ। लगभग कभी कभी मुझे भी कई कई दिन में मैसेज करती है। तुम आओगे तो खुद ही सब कुछ देख लेना। वो थोड़ा सा चुप हो गए थे, फिर कहने लगे कि अजीब बात है, जब छोटी थी तो रोज़ मेरे गले लगकर सोती थी, अब इतनी बदल गई है। मैंने जल्दी से टॉपिक बदलते हुए कहा कि तुम्हारी बहन अब बच्ची नहीं है, वो जिम्मेदार औरत बन चुकी है। समय के साथ साथ सब बदल जाते हैं। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।
मैंने फ़ोन बंद करते हुए कहा कि मैं तुम्हारे कमरे की सफाई करवाती हूँ, जब आओगे तो सब तैयार मिलेगा। शाम को मैंने नौकरों को दोबारा याद दिलाया कि याद रखो, अगर पिंकी का साया भी इस घर पर पड़ा तो सबकी छुट्टी हो जाएगी। किसी को भी उस लड़की पर तरस नहीं खाना है। 2 दिन के बाद मोहल्ले की एक औरत ने बताया कि बहन, किसी ने कहा है कि पिंकी शहर के किसी एनजीओ में नजर आई है, लोगों को खाना बांटती है, छोटे बच्चों को पढ़ाती है, बहुत बदली बदली सी लगने लगी है, लेकिन पहचान में आ जाती है। मैंने तो चुप रहने में ही भलाई समझी, सिर्फ इतना कहा कि अब उसका हमसे कोई संबंध नहीं है, जो था वो खत्म हो चुका। उन्हीं दिनों एक अनजान नंबर से एक मैसेज आया, मैं मरने से पहले भैया को देखना चाहती हूँ, सिर्फ एक बार। मैंने वो मैसेज बिना खोले डिलीट कर दिया, फिर मोबाइल पूरी तरह से बंद करके दूसरे दिन तक खामोशी में रखा। मैंने अपने पति को फोटो भेजनी शुरू कर दी, वही पुरानी झूठी फोटो, प्रोफाइल बनाई गई नकली अवार्ड फंक्शन की फोटो। वो हर बार खुश हो जाते थे और कहते थे कि मेरी बहन पर मुझे गर्व है। दूसरी तरफ पिंकी की खबरें धीरे धीरे एनजीओ के आसपास के लोगों तक पहुंचने लगी थी। शिल्पा जी ने बताया कि सुना है वो बच्चों को फ्री में शिक्षा देती है। एक औरत बता रही थी कि वो हर हफ्ते गरीबों के कपड़े और राशन लेकर आती है। मैंने उसकी बात को हंसी में नजरअंदाज कर दिया और सोचा कि ये सब नाटक होते हैं। असल में वो यहाँ से निकल गई थी तो बदनाम होकर गई थी, अब सोशल वर्क के बहाने इज्जत बनाने की कोशिश कर रही है। उसी रात जब सब सो गए थे, मैंने अपने मोबाइल की गैलरी खोली और पिंकी की पुरानी फोटो देखने लगी। वो फोटो जिसमें वो अपने भैया के साथ खेल रही थी, मुस्कुरा रही थी। मैंने फोटो बंद की और दिल से उसे झटक दिया कि मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उसकी किस्मत और उसका रास्ता अलग है। अगले दिन मेरे पति ने एक बार फोन किया कि मेरी बहन का कोई नंबर है, उससे बात करने का दिल कर रहा है। मैंने जवाब दिया कि उसने नंबर चेंज कर लिया है, कहती है कि जब वापस आऊंगी तो खुद बात कर लूंगी। वैसे भी पिंकी के पति के परिवार वालों को पसंद नहीं कि वो ज्यादा फोन पर लगी रहे। फोन बंद होते ही मैंने फैसला कर लिया था कि उसके वजूद को मुझे पूरी तरह से गायब कर देना ही होगा। एनजीओ लोगों की हमदर्दी और उसकी मेहनत शायद उसे दोबारा जिंदा करे, लेकिन मेरे घर के दरवाजे पर उसके लिए कोई जगह नहीं है, न अब और न कभी होगी। दूसरी तरफ की हकीकत से मैं बेखबर थी, मगर वो दिसंबर की शाम थी। तेज की हवा बदन में घुसती जा रही थी। चेतन अपनी फैक्ट्री से निकले ही थे कि एक अजीब आवाज ने उनको पुकारा था, चेतन। चेतन पीछे मुड़े तो उनका वही पुराना दोस्त खड़ा हुआ था जो बचपन में उनके साथ मोहल्ले वाले ब्लॉक में रहता था। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया, हंसने लगे और करीब के ही एक कॉफी शॉप में जाकर बैठ गए। बातों का सिलसिला वहीं से शुरू हुआ था जहां बरसों पहले रुका हुआ था। मेरे पति के दोस्त नक्श ने उन्हें बताया कि वो इंडिया से अभी 2 हफ्ते पहले ही आया है और यहाँ कतर में काम कर रहा है। कुछ लम्हे बाद ही उसने मेरे पति को बताया कि तुम्हारे बारे में काफी सुना है, लेकिन सुनकर हैरानी भी हुई है और दुख भी हुआ है। नक्श ने चौंक कर चेतन से पूछा, क्यों? दुख किस बात का? नक्श ने कॉफी का सिप लिया और सीरियस होकर कहने लगा कि चेतन, हमारे शहर में गरीबों को मुफ्त राशन बांटने के लिए कैंप लगा था, जो कि बहुत ही सुनसान जगह में था। वहां पर एक झुग्गी के बाहर मैंने एक लड़की को बच्चों को पढ़ाते हुए देखा था। बहुत ही कमजोर सी लड़की, लेकिन बहुत ही इंटेलिजेंट थी, बहुत कम बोलती थी। जब मैंने उसका चेहरा देखा तो मैं दंग रह गया था, क्योंकि वो बिल्कुल तुम्हारी बहन के जैसी लग रही थी, तुम्हारी बहन पिंकी जैसी। ये सुनकर तो चेतन की आंखें फटी की फटी रह गई थी। उन्होंने गहरी सांस ली, फिर पूछा, क्या तुम्हें सच में यकीन है कि वो मेरी बहन ही थी? नक्श ने कहा कि मैंने उससे बात करने की कोशिश की थी, उसने सिर्फ इतना कहा कि अब मेरा किसी से कोई संबंध नहीं रहा। उसके शब्दों का अंदाज, उसकी आंखों का दर्द सच सच बता रहा था कि वो तुम्हारी बहन ही थी। ये बात सुनकर चेतन ने अपना सर झुका लिया था और उनका दिल किसी अनजाने डर में डूबा जा रहा था। उन्होंने नक्श से आगे डिटेल ली कि तुमने उसे किस दिन देखा था और कहाँ देखा था, वो अकेली थी या फिर किसी के साथ थी? नक्श ने सारी डिटेल चेतन को बता दी थी कि झुग्गी जैसे कमरे के बाहर एक पेड़ के नीचे कुछ बच्चे बैठे हुए थे। उनके हाथों में पुरानी कॉपी और पेंसिल थी और वो उनको पढ़ा रही थी। उसके शरीर पर फटे पुराने कपड़े थे और उसने एक दुपट्टा अपने पूरे शरीर पर लपेटा हुआ था और उसके चेहरे पर खरोंच के निशान थे। सारी जानकारी मिलने के बाद उसी रात चेतन ने वापसी पर कमरे की लाइट बंद की, लेकिन उन्हें नींद नहीं आई थी। बिस्तर पर लेटे हुए थे। उन्होंने छत को तकते हुए पिंकी की मुस्कुराहट याद की थी। वो छोटे छोटे जूतों में भागना, किचन में आकर शोर मचाना, भैया कहकर उनसे लिपट जाना, फिर वो सारा सब कुछ धुआं बनकर उड़ गया जो उन्हें याद आ रहा था। अब जो चेहरा याद आ रहा था वो झुग्गी में बैठा हुआ था, बेरंग, जख्मी और खामोश था। अगले दिन चेतन ने मुझे वीडियो कॉल की
उन्होंने अपने चेहरे पर दिखावे की मुस्कुराहट सजाकर पूछा कि क्या हाल है, सब ठीक है ना? मैंने नॉर्मल अंदाज में खुश होकर कहा कि जी सब ठीक है, सब बहुत बढ़िया है, तुम बस अपने काम पर ध्यान दो। कुछ लम्हों बाद चेतन ने कहा कि ऋचा, मुझे एक बात सच-सच बताओ, पिंकी कहाँ है? उनकी बात सुनकर अचानक मेरी आंखों में लम्हे भर के लिए घबराहट आ गई थी। फिर फौरन मैंने मुस्कुराकर कहा कि क्या हुआ? इतने सीरियस क्यों हो रहे हो? वो बहुत अच्छी जगह है, बस तुम आ जाओ, खुद देख लेना कि अब वो सोशल वर्क करती है और अपने पति के साथ बिजी रहती है। उसका उठना बैठना बड़े-बड़े लोगों के साथ है। आप तो अपनी बहन की कामयाबी देखकर हैरान ही रह जाओगे। चेतन कुछ देर खामोश रहकर कहने लगे, मैं हैरान होऊंगा अगर सब कुछ वैसा निकला जैसा तुम कहती हो तो। मैंने जल्दी से बात को बदलने की कोशिश की थी और कहा कि अच्छा छोड़ो ये सब और बताओ कि कब वापस आ रहे हो। चेतन ने धीरे से कहा कि शायद जल्दी काम पूरा होने वाला है। मन कर रहा है कि सब खुद देखूं। उसी रात चेतन ने नक्श को दोबारा फोन किया और कहा, जो एड्रेस तुमने दिया था वहां की फोटो खींचो और मुझे उस जगह का एक सबूत चाहिए। नक्श ने अगले ही दिन अपने एक दोस्त को उसी लोकेशन पर भेजा जहां उसने पिंकी को देखा था और फिर उससे वहां की तस्वीरें खिंचवाईं। वही पेड़, वही झुग्गी और पिंकी थी। नक्श के दोस्त ने सारी तस्वीरें नक्श को सेंड की और उसके बाद नक्श ने वो सारी तस्वीरें चेतन को सेंड की लोकेशन के साथ। चेतन ने फोटोज देर तक देखी, फिर उन्होंने मोबाइल में सेव कर ली। उनका दिल अभी भी यकीन करने को तैयार नहीं था, लेकिन दिमाग कह रहा था कि कुछ न कुछ छुपा हुआ है। उसी दिन उसने कंपनी से छुट्टी की अपील की और ट्रैवल का प्लान बनाना शुरू कर दिया। उनके दिल में अभी भी सिर्फ एक सवाल था, क्या मेरी बहन सच में वही लड़की है जो मैं समझ रहा हूँ, या सिर्फ मुझे जो दिखाया गया है वो सच है। उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि अगर मैं आऊँ तो क्या पिंकी मुझे मिलेगी। मैंने हंसते हुए कहा कि जी जी ज़रूर मिलेगी, आपके लिए एक सरप्राइज़ भी है। पिंकी और उसके पति ने आपके लिए गिफ्ट तैयार किया है, बस आप आ जाओ, आप सब कुछ देखकर खुश हो जाओगे। चेतन ने फोन बंद करके एक लिस्ट बनाई और उस लिस्ट में कुछ सवाल थे, कुछ शक और कुछ जवाब जिनका वक्त अब करीब आ रहा था। एक वापसी थी जो सब कुछ बदलने वाली थी। जब उन्होंने वापसी की डेट दी तो मेरा दिल जैसे सीने में जोर जोर से धड़कने लगा था। रातों को नींद नहीं आ रही थी, लेकिन जाहिर सी बात है मैंने कुछ नहीं होने दिया। सुबह ही घर की सफाई शुरू करवाई, पर्दे बदलवाए, बेडशीट बदलवाई और कमरे को भी नया गेटअप दे दिया था। अपने पति के लिए ताज़ा और महंगे फूल मंगवाए थे। किचन में उनकी पसंद का खाना बनवाना शुरू कर दिया। मैंने नौकरों को बुलाकर सख्ती से उन्हें हुक्म दिया था कि मालिक आ रहे हैं, सब कुछ टाइम पर हो जाना चाहिए। उन्हें कोई भी चीज़ पुरानी नहीं लगनी चाहिए। लेकिन सच तो ये था कि मेरे कान लगातार दरवाजे की घंटी से डर रहे थे। मैंने पुराने नौकर को अलग से बुलाया जो मोहल्ले वालों को पहचानता था। उससे कहा कि ज़रा देख कर बताते रहना कि अगर पिंकी यहाँ आई तो फ़ौरन मुझे खबर कर दो। उसने सर हिलाकर कहा कि मालकिन जी। मैंने कहा कि अगर वो सच में यहाँ आई तो गली में ही उसे जलील करके भगा देना, मेरी इज्जत का सवाल है। शाम को मैं किचन में थी कि तभी मुझे नौकर ने बताया कि कोई औरत दोपहर को गली में देखी गई थी। पुराने कपड़ों में एक एनजीओ के बैच के साथ खड़ी हुई थी। वो बस इस घर को खड़े होकर देख रही थी, कुछ बोली नहीं। मैंने फौरन कहा कि उसे दोबारा गली में देखा तो सीधा भगा देना, अगर नहीं भेजा तो जोर से कहना कि ये लोग इज्जत की परवाह नहीं करते। दूसरी तरफ पिंकी अब एनजीओ में काम कर रही थी। वहां उसे एक वकील मिला था जिसने कहा कि अगर तुम चाहो तो तुम्हारे साथ जो हुआ है उसकी कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। तुम्हारे पास कोई सबूत है? पिंकी ने एक तस्वीर निकाली जो उस बूढ़े के साथ उसकी शादी की फोटो थी, जो उसने रोते हुए खिंचवाई थी। उसने कहा कि मेरी हकीकत यही थी और मेरे पास अब यही सबूत है। एनजीओ के ऑनर ने उसे एक सामाजिक फंक्शन में ले जाना शुरू कर दिया, जहां वो दूसरी लड़कियों को अपनी कहानी सुनाती थी और उनकी आंखों में हैरानी, अफसोस और हिम्मत चमकती हुई दिखाई देती थी। एक दिन एक रिपोर्टर लड़की ने उससे इंटरव्यू के लिए कहा, अगर हम ये रिकॉर्ड करेंगे तो कई लड़कियों को आपकी वजह से हिम्मत मिलेगी, तो क्या तुम तैयार हो? पिंकी राजी हो गई थी। वो जानती थी कि अब सच दबाना नहीं, दिखाना है। यही वीडियो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली थी और सच वो था जो मेरे झूठ को निगलने वाला था। उसी दौरान मैंने अपने पति के लिए नए कपड़ों की शॉपिंग की थी, उनकी पसंद का परफ्यूम मंगवाया था और उनके लिए खूबसूरत गिफ्ट खरीदा था। मैंने घर का कोना कोना बदल दिया था ताकि उन्हें महसूस हो कि उनकी पत्नी ने उनकी गैर मौजूदगी में हर चीज़ को कितनी अच्छी से कैरी किया हुआ है। वही रात थी जब मैंने वकील की कॉल सुनी जो मेरी नंद के केस पर काम कर रहा था। कॉल किसी और के लिए थी, लेकिन मैंने इत्तेफाक से नौकर से फ़ोन से बात सुनी। वकील कह रहा था कि हमें पिंकी के भाई चेतन जी से बात करनी होगी, वही असली गवाह हैं।
ये सुनते ही मैंने नौकर को धमकाया और कहा, अगर तुमने इस बारे में किसी को बताया तो तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी। मैंने अपने पति को फ़ोन किया, मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज़ रख रही हूँ, तुम बस जल्दी से आ जाओ। उन्होंने हंसते हुए कहा कि मैं खुद वही सरप्राइज़ जानने वाला हूँ। उनके शब्द कुछ बदले हुए से लग रहे थे, जैसे वो कुछ जान चुके हों, लेकिन मैंने ज़ाहिर नहीं होने दिया। उधर पिंकी ने अपने बयान को अदालत में जमा करवा दिया था। एनजीओ वालों ने उसकी मदद की थी और एक कॉन्फ्रेंस रखी थी। रिपोर्टर ने सवाल किया कि अगर आपके भाई को ये सब पता हो जाए तो? पिंकी ने कहा कि सिर्फ एक बार उनकी आंखों में देखना चाहती हूँ कि उनकी बहन क्या बन चुकी है, और ये जानना चाहती हूँ कि उन्हें मेरा दर्द महसूस हुआ या नहीं। मेरे लिए अब वक्त तेज हो चुका था। हर घड़ी हर लम्हा मुझे लगता था जैसे दरवाजे पर पिंकी खड़ी हुई है। मैंने रात को हर दरवाजे को ताला लगवा दिया था और कैमरों की रिकॉर्डिंग चेक की ताकि मेरे पति को कुछ पता न चले। यही मेरी पूरी कोशिश थी। लेकिन जो चीज़ करीब आ रही थी वो सिर्फ चेतन की वापसी नहीं थी, सच की भी वापसी थी। और मैं शायद जितना भी दरवाज़ा बंद कर लूँ, वो सच अब रुकने वाला नहीं था। दरवाजे पर घंटी बजी तो मैंने आईने में खुद को आखिरी बार देखा। हल्का सा परफ्यूम लगाया, अपने कपड़ों को ठीक किया और कदम दरवाजे की तरफ बढ़ा दिए। जैसे ही दरवाज़ा खोला और अंदर मेरे पति दाखिल हुए तो वही अंदाज, वही चाल, मगर उनकी नज़रों में खामोशी थी जो मुझे खटक गई थी। मैंने मुस्कुराकर कहा कि आखिर आ ही गए आप, कितना इंतज़ार करवा दिया आपने। वो खामोश रहे, फिर जूते उतारे और सीधा अंदर जाकर बैठ गए। मैंने किचन से चाय की ट्रे निकाली और उनके सामने चाय रख दी। मैंने कहा, कुछ तो कहो, इतने दिनों के बाद आए हो। मगर उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि अभी थक गया हूँ, सुबह बात होगी, कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। मैं उनके बिहेवियर पर हैरान थी। उन्होंने खाना भी नहीं खाया था और कमरे में चले गए थे। सुबह का टाइम था, वो नाश्ते के टेबल पर बैठे थे। मैंने खामोशी से उनके सामने चाय का कप रखा। मेरे हाथ कांप रहे थे, मगर चेहरा संभाले हुए थी। मैंने धीरे से कहा, कुछ और ला दूं? तो उन्होंने मेरी तरफ देखे बिना कहा कि बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। मैं कुर्सी खींचकर उनके सामने बैठ गई थी। उन्होंने जेब से एक मोटी सी फाइल निकालकर टेबल पर रख दी थी, फिर मोबाइल से एक वीडियो चला दी। इस बार आवाज़ थोड़ी ऊंची थी, जो साफ सुनाई दे रही थी। शब्द कुछ इस तरह से थे कि भैया, अगर मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो सिर्फ एक बार मुझे देख लो, एक बार मुझे सुन लो। मेरे भैया, मरने से पहले मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। इस वीडियो में मेरी नंद पिंकी की आवाज़ थी, वही लड़की जिसे मैंने अपनी ज़िंदगी से अलग करके फेंक दिया था। मेरी सांस रुकने लगी थी। मैंने हाथ बढ़ाकर मोबाइल बंद करना चाहा, मगर उसने झटक दिया था। उन्होंने कहा कि अब ये सब देखना तुम्हारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि जो तुमने बरसों से छुपाया वो अब मेरे सामने खुल चुका है। मैंने कांपती हुई आवाज़ में कहा कि ये सब झूठ है चेतन, इन एनजीओ वालों को कुछ पता नहीं है। वो हंसने लगे और कहने लगे, बस धीरे से बोलो। मैंने एनजीओ के सर से बात की है। उन्होंने मुझे वो सारी रिपोर्ट दी है जिसमें तुम्हारा कैरेक्टर बार बार दोहराया गया है। हर जगह तुम, हर शब्द में तुम और तुम्हारा साया है। मैंने फाइल की तरफ नहीं देखा, सिर्फ अपने हाथों को घूरती रही। उन्होंने कहा कि तुम्हें पता है, जब मैंने इस वीडियो को पहली बार देखा तो मैंने अपनी आंखों पर यकीन नहीं किया था। मैंने समझा कि ये कोई साजिश है, किसी दुश्मन की चाल है। लेकिन फिर मैंने उसके लेटर को पढ़ा, उसकी आवाज़ सुनी, उसकी खामोशी को महसूस किया। तुमने मेरे भरोसे को तोड़ दिया, और वो भी हंसते हंसते। मैंने जैसे आखिरी शब्द पर कुछ कहना चाहा, चेतन, मगर जो किया हालात की मजबूरी थी। उस समय मेरे पास कोई चारा नहीं था। चेतन ने कहा कि खामोश हो जाओ। वो जोर से चीख कर बोले थे, क्योंकि अब मुझे तुम्हारी जबान पर भी भरोसा नहीं रहा। तुमने अपनी आसानी के लिए एक मासूम की जिंदगी बर्बाद कर दी और मुझे सिर्फ फोटो दिखाकर बहलाती रही। मैंने रोते हुए कहा कि मैंने उसे कभी कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं किया। वो चिल्लाकर बोले, नुकसान? जिस दिन तुमने उसे बेच दिया उस दिन उसका शरीर बिका नहीं था, उसकी आत्मा भी टूट गई थी। तुमने उससे उसका भाई छीना था, घर छीना था, इज्जत छीनी थी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे मीठे शब्दों से हमेशा धोखा खाता रहता? मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने अपने पति के पैर पकड़कर कहा कि प्लीज चेतन, मुझे एक मौका दे दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। उन्होंने कहा कि नहीं रिचा, तुम्हारे पास बहुत मौके थे। जब वो फोन करती थी, जब वो दरवाजे पर आई थी, जब वो बारिश में भीग रही थी, तुमने हर बार दरवाजा बंद किया। आज वही दरवाजे तुम पर बंद हो चुके हैं। उनकी बात सुनकर मेरी चीख निकल गई थी। मैंने कहा, चेतन, मैं पछता रही हूँ, मर रही हूँ। वो पलटकर जाने लगे, फिर रुककर बोले, मरने और जीने का फर्क तुमने उस दिन खुद मिटा दिया था, जब तुमने उसका हाथ किसी बूढ़े के हाथ में थमाया था। अब पछतावे का समय नहीं रहा, अब सिर्फ हिसाब का समय है। उसी समय दरवाजे पर नौकर आया और कहने लगा कि मालिक,
बाहर कुछ लोग आपसे मिलने के लिए आए हैं। वो एनजीओ वाले हैं, उनके साथ एक रिपोर्टर भी है। ये सुनकर मैं चौंक गई थी कि आखिर ये सब क्या है। चेतन ने कहा, ये वो लोग हैं जो तुम्हारे सच को दुनिया के सामने लाएंगे। अब मैं तुम्हारे जुर्म का गवाह बनने वाला हूँ। मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, बल्कि मैं तुम्हारे खिलाफ हूँ। मैंने कांपती हुई आवाज में पूछा, तुम सबके सामने मेरी बेइज्जती करोगे? उन्होंने कहा, नहीं, तुमने जो किया खुद अपने लिए किया। तुम्हें सिर्फ वही मिलेगा जिसकी तुमने बुनियाद रखी थी। दरवाजा खुला और बाहर वो लोग खड़े थे। उनके हाथों में कैमरा, फाइल और एक छोटी सी सीडी थी। वही हकीकत, वही सबूत जिसे मैंने मिट्टी में दफन करने की कोशिश की थी। चेतन ने मेरी तरफ आखिरी बार देखा और कहने लगे, अब तुम्हें खुद अपने सच का सामना करना है। मैं जा रहा हूँ अपनी बहन को लेकर, जो अब सिर्फ मेरी बहन नहीं बल्कि मेरी बेटी भी है। दरवाजा बंद हुआ और मैं अपने हाथ में वही फाइल पकड़े जमीन पर बैठी रह गई थी। पहली बार मुझे लगा कि पर्दा सिर्फ झूठ पर नहीं होता, कैरेक्टर पर भी होता है। और आज वो पर्दा उड़ चुका था। घर के हॉल में कुर्सियां लगा दी गई थी। मैं हैरान थी कि ये सब क्यों हो रहा है। पहले मुझे लगा कि शायद कोई मीटिंग है, शायद पिंकी कुछ समझने के मूड में है। लेकिन जब नौकर ने आकर कहा कि मालिक जी ने मोहल्ले वालों, रिश्तेदारों और सारे नौकरों को आज शाम के लिए बुलाया है, ये सुनकर मेरे दिल में घबराहट होने लगी थी कि मेरा पति तो मुझे अकेला छोड़ गया। फिर शाम को वापसी। शाम से कुछ देर पहले मेहमान आने लगे। मेरे पति के चाचा और मामा और उनके कुछ और भी रिश्तेदार, मोहल्ले की शिल्पा जी और बड़े बड़े लोग और भी कई सारे लोग थे जिन्हें मैं बरसों से नजरअंदाज करती आई थी। आज सबके चेहरे पर अजीब सा इंटरेस्ट था। कमरे का माहौल बोझल हो चुका था। चेतन अंदर दाखिल हुए तो उनके साथ पिंकी भी थी, वो ही बच्ची जो अब औरत बन चुकी थी। उसके चेहरे पर सुकून था, मगर वो जख्म अभी भी बाकी थे जो बरसों पहले मैंने उसे दिए थे। उसने सबसे बैठने के लिए कहा। मैं हॉल में एक कोने में खड़ी हुई थी, नजर नीची थी, माथे पर पसीना था। चेतन ने सबकी तरफ देखा, फिर कहने लगे कि आज मैं आप सबके सामने एक फैसला सुनाने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले आपको एक कहानी सुननी होगी। उन्होंने स्क्रीन पर वही वीडियो चलाई जो पिछले दिनों मुझे दिखा चुके थे। वही चीखें, वही खामोशियां, वही जख्म। जब वीडियो खत्म हुई तो हॉल में एकदम सन्नाटा छा गया। मोहल्ले की औरतों ने एकदम से कहा कि हे भगवान, ये तो पिंकी की भाभी है। चेतन ने कहा कि हाँ, ये वही औरत है जिसे मैंने अपनी बहन को अमानत के तौर पर सौंपा था, और यही वो औरत है जिसने मेरी गैर मौजूदगी में उस अमानत का सौदा कर दिया। मेरे ससुराल की तरफ के रिश्तेदारों ने हैरानी से मेरी तरफ देखा और मेरे पति के मामा जी ने कहा कि क्या ये सब सच है बहू, तुमने ऐसा कैसे कर लिया? मैंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन जुबान साथ नहीं दे रही थी। चेतन ने आगे बढ़कर फाइल सबके सामने रखी और कहने लगे, यह है असली रिपोर्ट, एनजीओ की इन्वेस्टिगेशन की, वकील का बयान और वो सब जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। लोग एक एक करके फाइल के करीब आए। सबने पन्ने पलटे, कुछ सर हिला रहे थे, कुछ सिर्फ आहें भर रहे थे। फिर एक आवाज आई, ऐसी औरत को तो कोई माँ भी न कहे। एक औरत ने आगे आकर कहा कि मालकिन जी, हमें शर्म आती है कि हम आपके लिए काम करते थे। मैं पीछे हट गई और दीवार के साथ लगकर खड़ी हो गई। चेतन ने चिल्लाते हुए कहा कि मैं यहाँ इंसाफ के लिए खड़ा हुआ हूँ। मेरी बहन आज मेरे साथ है और मैं सबके सामने ऐलान करता हूँ कि आज के बाद ये औरत मेरी जिंदगी से पूरी तरह से निकल जाएगी। फिर उन्होंने हाथ से मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा कि जिसने मेरे भरोसे को तोड़ दिया, मेरी बहन की मासूमियत को रौंद डाला, वो अब मेरे घर में रहने की हकदार नहीं। लोगों की आंखों में भी गुस्सा साफ नजर आ रहा था। मोहल्ले की औरतों ने कहा कि ऐसी औरत से तो गली का कुत्ता भी न उलझे। किसी दूसरी औरत ने कहा कि ऐसे ही लोग होते हैं जो अपनी आसानी के लिए अनाथों को मिट्टी में मिला देते हैं। चेतन ने पिंकी को अपने पास खड़ा किया, उसके सर पर हाथ रखा और कहने लगे कि अब तुम मेरी बहन नहीं, मेरी बेटी हो। मैंने तुम्हें नई जिंदगी देने का फैसला कर लिया है। उन्होंने एक जेब से खाली लिफाफा निकालकर मेरी तरफ फेंक दिया और मैंने कांपते हुए हाथों से उसे खोला तो वो डाइवोर्स के पेपर थे। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, पर मैं जानती थी कि मेरी गलती इतनी बड़ी है कि अब मैं अकेले ही जिंदगी गुजार लूंगी। मैंने तालियां नहीं बजाईं, मगर हर लम्हे चेहरे पर एक खामोशी सी थी। पिंकी खामोश खड़ी रही, मगर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे जो उसकी जीत की गवाही दे रहे थे। मैं जमीन पर बैठ गई, जैसे टांगों में जान ही न हो। कोई आगे नहीं आया, किसी ने मुझे तसल्ली तक नहीं दी, किसी ने मुझे पानी तक नहीं दिया। मैं सुन रही थी, कोई कह रहा था कि इसे तो चुपचाप शहर से निकाल देना चाहिए। दूसरी आवाज आई कि कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए, इतना जुल्म कोई मामूली बात थोड़ी है। शाम को सब लोग चले गए थे। चेतन ने मुझसे मेरा सामान पैक करने को कहा और नौकरों से कहा कि ये अब यहाँ की मालकिन नहीं रही। जो इज्जत दी थी वो खुद छीन ली है इसने। मेरे पास कहने को अब कुछ भी नहीं बचा था।
मैंने नज़र झुकाई, बस ये सुना कि पिंकी अब इसी घर में रहेगी और मैं उसकी जगह नहीं छीन सकती। दरवाजे पर खड़े होकर चेतन ने मुझे आखिरी बार देखा और कहा कि जाओ उस रास्ते पर जिसे तुमने खुद चुना था। मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। दरवाज़ा बंद हुआ और मैं अपनी नई पहचान के साथ बाहर निकली थी। वो जो इज्जत की चादर उतार कर बेइज्जती की गली में दाखिल होती जा रही थी। उस दिन हमारे शहर में मेला लग रहा था, जहाँ मेले में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा गया था। वहाँ पर शहर के बड़े बड़े लोग मौजूद थे। सब लोग एक ऐसे इंसान का इंतजार कर रहे थे जो अब कई दिनों से खबरों की मलिका बनी हुई थी। स्टेज पर पिंकी खड़ी होने वाली थी, जिसकी खामोशी कभी किसी दरवाजे के पीछे दफन कर दी गई थी। स्टेज पर जब पिंकी का नाम पुकारा गया तो तालियां गूंजने लगी थीं। वो धीरे धीरे चलती हुई माइक के पास पहुंची। चेहरे पर सुकून था और वजूद में भरोसा था। उसने नरमी से कहना शुरू किया, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन मैं यहाँ खड़ी हो जाऊंगी। मुझे रिश्ते ने नहीं, धोखे ने ताकत दी है। जिन लम्हों में मेरी आवाज़ दबाई गई थी, उन्हीं लम्हों ने मेरी पहचान बनाई। वहाँ पब्लिक में बैठी हुई एक जवान लड़की की आंखों में आंसू आ गए थे। वो बाद में उससे मिलने के लिए आई और कहने लगी कि आपकी कहानी ने मेरी हिम्मत बढ़ाई है। मैं भी अपनी ज़िंदगी वापस हासिल करना चाहती हूँ। वो अब सिर्फ एक एनजीओ की मेंबर नहीं थी, बल्कि एक मिसाल बन चुकी थी। बड़े बड़े टीवी चैनल पर उसकी कहानी को इज्जत दी जा रही थी। उसकी कहानी को इज्जत से दिखाया गया। उसकी वीडियो वायरल हो गई। सोशल मीडिया पर लोगों ने पिंकी के लिए तारीफ की और दुआओं के मैसेज छोड़ दिए। एक दिन एक सीनियर एंकर पर्सन ने उसके इंटरव्यू के दौरान पूछा कि इतने बड़े धोखे और जख्म के बाद भी आपने माफ़ी का रास्ता क्यों चुना। उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा कि मैंने अगर बदला लिया तो शायद सुकून नहीं मिलता। मैंने माफ़ किया और ख़ुद को आज़ाद कर दिया। मैंने एक घर खोया लेकिन एक दुनिया जीत ली। एक और एनजीओ ने उसी साल हिम्मत वाली बेटी के अवार्ड से उसे सम्मानित किया। उस प्रोग्राम में उसने सिर्फ एक बात कही थी कि मेरी खामोशी मेरे खिलाफ इस्तेमाल की गई, इसलिए मेरी आवाज़ मेरा सबसे बड़ा हथियार है। उसने लड़कियों के लिए छोटा सा स्कूल खोला, जहाँ न सिर्फ स्कूलिंग थी बल्कि कानूनी मामलात और खुद पर भरोसा करने की शिक्षा भी दी जाती थी। एक दिन उसके ऑफिस में एक माँ अपनी बेटी को लेकर आई थी और कहने लगी कि मेरी बेटी को सीखना है, जिंदगी को समझना है। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी आप जैसी बने। पिंकी अक्सर स्कूल में लेक्चर देती और लड़कियों को बताया करती थी कि उनका शरीर और आवाज़ सिर्फ उनकी है। किसी को यह हक नहीं कि तुम्हारी ज़िंदगी का फैसला तुमसे छुपकर करे। एक शाम जब पिंकी अपने स्कूल के ऑफिस में बैठी फाइलों में बिजी थी, तो चेतन स्कूल में दाखिल हुए। उनके हाथ में एक फ़ोटो फ्रेम था जिसमें उनकी और उनकी बहन की बचपन की फ़ोटो थी। उन्होंने कहा कि मुझे ये फ़ोटो मिली है एक पुराने बॉक्स में, सोचा कि अपनी बहन को दे दूं। शायद ये फ़ोटो अब तुम्हें याद ना हो पिंकी, लेकिन मेरे लिए ये सब कुछ है। पिंकी ने फ़ोटो अपने हाथ में ली और धीरे से कहा कि भैया मुझे याद तो सब है, बस अब वो आंखें नहीं रहीं जो धोखा ना पहचान सकीं। चेतन अपनी बहन के काम पर गर्व महसूस करते थे। उन्होंने एक बार कहा था कि तुम्हें बहन कहा था, मगर तुम तो बेटी से भी बढ़कर निकली। फिर एक दिन पिंकी की कहानी दूर दूर तक मशहूर हो गई। दूर दूर से लोग भी पिंकी को जानने लगे, उसे इज्जत देने लगे। पिंकी अब एक मामूली इंसान नहीं बल्कि एक मिसाल बन चुकी थी। वो लड़की जो बिक गई थी, लेकिन फिर खुद को उसने इस काबिल बना लिया था कि अब किसी और को बिकता नहीं देखे। बाहर सूरज डूब चुका था और किराए के इस छोटे से कमरे में बस एक बल्ब जल रहा था जो हल्की हल्की रोशनी के साथ टिमटिमा रहा था। मैं खिड़की के पास बैठी हुई थी, चाय का कप खाली और नजरें दरवाजे पर थी। न कोई आवाज़ आई, न कोई दस्तक थी। अब मेरी दुनिया यही कमरा था। हर दीवार बीते हुए समय की आवाज़ बन चुकी थी। इस दीवार पर वही लम्हे चीखते थे जो मैंने किसी और को रुलाने के लिए चुने थे। वो चीखें मुझे पलटकर सुनाई देती थी। एक दिन पास वाले कमरे में एक औरत ने अपनी बेटी को चिल्लाते हुए पुकारा, बेटी दरवाज़ा बंद कर लो। मेरे कानों में फौरन ही आवाज़ गूंजने लगी थी, भाभी एक बार भैया से बात करवा दो, सिर्फ एक बार। मैं फौरन उठकर दीवार के साथ लग गई थी। हाथ कानों पर रख लिए थे, आंखें बंद कर ली थीं, मगर आवाज़ थमने का नाम नहीं ले रही थी। मैंने खुद से कहा कि ये बस एक वहम है, सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन दिमाग, दिल और ज़मीर अलग अलग कहानी सुना रहे थे। मैंने कई बार चेतन को फ़ोन करने का सोचा था, लेकिन फिर ख्याल आया उनसे बात करना अब नामुमकिन है, क्योंकि वो घर नहीं रहा, वहाँ रिश्ता नहीं रहा, वो इज्जत नहीं रही। एक दिन अखबार में एक छोटा सा ऐड देखा, नई रोशनी एनजीओ, कमज़ोर लड़कियों के लिए सलामती की जगह। मैं जानती कि ये वही एनजीओ है जहाँ पिंकी है। मैंने दरवाजे तक जाने का सोचा, लेकिन कदम फौरन ही पीछे खींच लिए थे। मैं उस दहलीज पर जाने का सोच रही थी कि मैं कैसे वहां जा सकती हूँ जिसे मैंने खुद ही बंद कर दिया था।
दिन गुजरते गए, किसी ने दस्तक नहीं दी। मोहल्ले में नई औरतें आईं, नई आवाज़ें, नए दरवाजे। पुराने पापों को कोई नहीं जानता था, मगर मेरी आत्मा में वो सब कुछ अभी भी ज़िंदा था। हर रात नींद से पहले वही एक शब्द गूंजता था कि भाभी प्लीज़, भैया से एक बार बात करवा दो। एक दिन मैं नींद में चीख कर उठ पड़ी थी और रोते हुए कहने लगी कि मैं बात करवाती हूँ। आँख खुली तो सांस फूली हुई थी, बिस्तर भीगा हुआ था। दरवाजे की तरफ देखा, कोई नहीं था। मैं जान चुकी थी कि अब कोई दरवाज़ा खटखटाने वाला नहीं है। अब जो दरवाज़ा खुलेगा, शायद वो आखिरी होगा। दिन की रोशनी भी अब आंखों में चुभती थी और रातें उन आंसुओं की वजह बन चुकी थी जिन्हें किसी ने देखा नहीं था। और इस तरह वो औरत जिसने सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ नहीं समझा, आखिरकार एक कमरे में कैद होकर अपनी आवाज़ों के साथ दफन हो गई। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।